हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बंधन स्मॉल कैप फंड का डिटेल रिव्यू करके बताने वाला हूँ। वीडियो पूरा डिटेल में होगा। मैं आपको इसमें एक्सेल शीट में फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा और लास्ट में आपको कंक्लूजन में ये भी बताऊँ कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं जरूर लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अब मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बंधन स्मॉल कैप फंड, इसका अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखें तो 26 फरवरी 2020 है। मतलब इस फंड को अगर आप देखें तो 5.4 इयर्स हो चुके हैं लॉन्च होते होते। तो काफी ज्यादा पुराना फंड नहीं है, थोड़ा आप मान सकते हैं 5 या 5.5 साल पुराना ही फंड है। इसका कैटेगरी रिटर्न देखिए 5.4 इयर्स में तो 25.86% तक का मैसिव रिटर्न है। लेकिन इस फंड का अगर आप रिटर्न देखिए 5.4 इयर्स में तो 35.56% तक का मैसिव रिटर्न है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब इसने अपने कैटेगरी को लगभग 10% से बीट कर रखा है, जो कि बहुत बड़ा मार्जिन है अगर आप ऑल टाइम रिटर्न के बेसिस पे देखें तो इसका अगर मान लीजिए आपने इस पर्टिकुलर देखिए अभी तक जो मैंने आपको बताया ये तो अभी पॉजिटिव फीडबैक बनेगा, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे 10% से बीट करना एक बहुत बड़ा मार्जिन है, वो भी 5.4 इयर्स में। तो अभी तक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, लेकिन आगे अभी हम रिस्क और रिटर्न रेशियो भी देखेंगे, कितना रिस्क है उस बेसिस पे आपको रिटर्न दे रहा है, उसको सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसके बाद आपका सेक्टरल एलोकेशन, फंड मैनेजर, तो सब हम डिस्कस करेंगे, लास्ट में वो कंक्लूजन में बताऊंगा। अगर मान लीजिए अपने इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में डिसीजन ले लिया कि आपने इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर पहले आपने स्टार्ट कर दिया था, अगर मान लीजिए आपने 5.4 इयर्स पहले या 5 इयर्स पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया है, तो आपने मान लीजिए हर महीने 1000 रुपए तक इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट किया है। तो हर महीने अगर 1000 रुपए आपके बैंक से कट रहे हैं और आपको 5 साल तक लगातार आप पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो जो अमाउंट डिपोजिट होता है 5 इयर्स में तो 60,000 रुपीज, और 60,000 रुपीज आपको कन्वर्ट होकर बन गया है, होता 1.79 लाख रुपीज में। तो आप देख पा रहे कि जो पैसा आपका डबल से भी 3 गुना आपका पैसा हो गया होता अगर आपने 5 साल पहले इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट किया होता, वो भी 1000 रुपए का। अगर मान लीजिए आपने इस फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके अपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका जो अमाउंट डिपोजिट होता है 5 इयर्स में 60,000 रुपीज, और 60,000 रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन गया था 86,757 रुपीज में। तो आप देख पा रहे कि यहाँ पे जो आपका पैसा है, मतलब डबल तो छोड़िए, मतलब बहुत ही, मतलब वहां पे तो आपको ट्रिपल मिला है, यहाँ पे तो डबल भी नहीं मिला है, डबल से बहुत पीछे है। तो देख पा रहे कि 60,000 रुपीज मतलब आपको 26,757 रुपीज को आपको इंटरेस्ट मिला है। और मान लीजिए अपने गोल्ड में ना इन्वेस्टमेंट करके अपने एफडी में इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका जो अमाउंट डिपोजिट होता 60,000 रुपीज 5 साल में, और 60,000 रुपीज आपको कन्वर्ट होकर बन गया होता 72,007 रुपीज में। तो अब देख पा रहे कि यहाँ पे जो आपका पैसा है ना, मतलब सिर्फ 12,000 रुपए ही बढ़े हैं। तो अब देख पा रहे कि इन्वेस्टमेंट की ताकत, मतलब यहाँ पे आपको एफडी और इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के रिटर्न में बहुत ही बड़ा मेजर डिफरेंस देखने को मिला होगा। लेकिन गोल्ड में अगर आप देखा जाए तो वो आप मान सकते हैं कि वो एफडी से थोड़ा बेटर है रिटर्न के मामले में, और इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने तो बहुत ही बड़े मार्जिन से बीट कर रखा है इन दोनों को। तो इसलिए कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी होता है। रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही हाई है। तो देखा जाए रिटर्न अगर कंपेयर करेंगे कैटेगरी के मामले में तो 10% से बीट कर रखा है, जो कि बहुत ही बड़ा मार्जिन है। अगर आप रिस्क वर्सेस कैटेगरी बात करें तो एवरेज रिस्क है, कोई ज्यादा इतना ज्यादा रिस्क लेके चलता है या नहीं चलता है वो अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे, जो है रिस्क वर्सेस रिटर्न रेशियो में। वो मैंने यहाँ पे आपको 3 साल का डेटा निकाल रखा है, लास्ट के 3 साल में। इसमें आपको फंड को मैंने कंपेयर कर रखा है कैटेगरी का, और इसका रिस्क और रिटर्न रेशियो मैंने निकाल रखा है। तो यहाँ पे मैंने 2 पैरामीटर्स कंसिडर कर रखा है, जो है कि बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इस दोनों के बेसिस पे हम पता लगाएंगे मतलब इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में वॉलेटिलिटी कितनी है और कितना रिस्क है, और ये रिस्क को एडजस्ट करके रिटर्न दिलवाता है या नहीं दिलवाता। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बीटा बीटा बेसिकली क्या होता है, देखिए ये बताता है वॉलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। जी हाँ, बेंचमार्क के कंपैरिजन में इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितना वॉलेटिलिटी है, ये 1 से नीचे उसे ठीक ठाक माना जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का 0.9 है बीटा, और कैटेगरी का देखा जाए तो 0.83 है। मतलब देखा जाए तो ये अपने कैटेगरी कंपैरिजन में वॉलेटाइल ज्यादा है, तभी आपको रिटर्न भी बहुत मैसिव दिलवा रहा है। इसका आप डिफरेंस देख पा रहे हैं कि मतलब आपको 10% का डिफरेंस रिटर्न मिलने के लिए मतलब देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ देखा जाए 1% से नीचे उसे अच्छा खासा माना जाता है, ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि देखिए ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है तो डेफिनेटली यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ही हैवी देखने को मिलेगा, और 0.9 भी कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू इट्स कैटेगरी। कैटेगरी में भी 0.83 अगर देखा जाए बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, उसके कंपैरिजन में ये और भी ज्यादा वॉलेटाइल है, मतलब इसमें और भी ज्यादा आपको अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक नेगेटिव फीडबैक रहेगा रिस्क के मामले में। यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा हैवी लेके आपको रिटर्न बहुत ज्यादा दिलवाया जा रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे नॉर्मल सी चीज है, जो कि आप जनरल चीजें आप जहां पे ज्यादा रिस्क लेते हैं वहां पे आपको ज्यादा रिटर्न भी मिलता है, तो उस बेसिस पे ही ये काम कर रहा है। स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में बात करें तो देखिए आपका जो एक एवरेज रिटर्न होता है ना, उससे कितना प्लस उससे कितना माइनस,
उसके बीच में एक रेंज बन जाता है, उसी के बीच को में जो रेंज बन जाता है उसी को आप स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। तो ये आपको पता चलता है, इससे आपको मतलब इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का वॉलिडिटी भी पता चलता है और एक रेंज भी पता चलता है, इसी रेंज के बीच में आपको रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। एग्जांपल ले लीजिए, आपका 10% का एवरेज रिटर्न है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, तो आप इसका स्टैंडर्ड डिविएशन जैसे एग्जांपल ले लीजिए, इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन है 14.4, तो आप 10 प्लस 14.4 कर लीजिए, तो और 10 माइनस 14.4% कर दीजिए, तो इसी के बीच में जो एक रेंज बन गया ना, तो आपको हर साल इसी के रेंज के बीच में आपको रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। तो ये अगर जितना कम हो उससे अच्छा खासा माना जाता है, अगर ज्यादा रहता है तो वहाँ पे वॉलिडिटी आपको ज्यादा देखने को मिलती है। तो देखा जाए यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन 14.4 है इस फंड का, और कैटेगरी देखा जाए 13.71 है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि कैटेगरी से ज्यादा वॉलेटाइल है, वो भी बड़े मार्जिन से आप मान सकते हैं, इसको वॉलिडिटी आपको देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू इट्स कैटेगरी। तो यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक रहेगा, रिस्क यहाँ पे बहुत ज्यादा लिया गया है और रिटर्न भी उस बेसिस पे आपको ज्यादा दिया गया है। तो मैं यहाँ पे नेगेटिव भी नहीं बोलूंगा, मतलब देखिए आपको रिस्क भी दे रहा है लेकिन रिटर्न भी तो दे रहा है। अगर रिटर्न नहीं देता, अगर 10% से बीट नहीं करता, अगर 2-3% से बीट कर रहा होता तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक देता, लेकिन यहाँ पे मैं इस बेसिस पे देखा जाए तो नेगेटिव फीडबैक नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे एक एवरेज सा फीडबैक दूंगा, कोई अच्छा नहीं या फिर बुरा नहीं। गाइज, अगर आप कंफ्यूजन में कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कैसे स्ट्रैटेजी को फॉलो करनी चाहिए और आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए कभी मैं भी बिगिनर था, तो इसके लिए मैंने एक बुक लिख रखी है, बुक का नाम है 100 म्यूचुअल फंड टिप्स फॉर बिगिनर्स इन इंडिया। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो गलतियां से क्या क्या सीखी है, क्या क्या चीज़ें मुझे पता चला है, तो मैंने इसमें टोटल 100 टिप्स आपको दे रखे हैं। तो अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको पता नहीं है, तो आप डेफिनेटली ये बुक परचेज कर सकते हैं। और ये बुक में मैं आपको 100 टिप्स डिटेल में बता रखा है, उसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और अगर आप म्यूचुअल फंड के फॉर्मूला में कन्फ्यूजन है, मतलब जैसे कि मान लीजिए आपको म्यूचुअल फंड में कई सारे फॉर्मूलाज होते हैं, CAGR है, XIRR है, एब्सोल्यूट रिटर्न्स है, स्टैंडर्ड डिविएशंस है, अल्फा बीटा, ऐसे कई सारे आपको कन्फ्यूजन करता है। तो डेफिनेटली आप एक और बुक मेरा चेक कर सकते हो, बुक का नाम है इंडियन इन्वेस्टर्स गाइड टू म्यूचुअल फंड फॉर्मूलाज। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली फॉर्मूलाज को थोड़ा इजी वे में बता रखा है विद एग्जांपल्स, तो आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगी। ये जो दोनों बुक है मैंने इनके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। मिनिमम एसआईपी, मतलब मान लीजिए आपने इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में डिसीजन ले लिया इन्वेस्टमेंट करना, तो मिनिमम एसआईपी से 100 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक, सुपर पॉजिटिव फीडबैक। क्योंकि देखिए आजकल जो स्टूडेंट लोग हैं ना, वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 100 रुपए से आप स्टूडेंट के बेसिस पे आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई आपको ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ रहा है, सिर्फ 100 रुपीज से ही इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर पा रहे हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर आप लमसम करना चाहते हैं, लमसम आप 1000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, तो ये सुपर पॉजिटिव फीडबैक है। कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है, लमसम का 10,000 या 5,000 नहीं है, सिर्फ 1000 रुपए ही है। लॉकिंग पीरियड की बात करें तो कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं, कभी भी यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और कभी भी यहाँ से आपने एग्जिट मार लिया। एम साइज की बात करें तो एम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। इससे आपको पता चलता है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है। तो देखिए अगर एम साइज कम रहता है ना, तो प्रॉब्लम क्या रहती है कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में लोगों का ज्यादा भरोसा नहीं है, मतलब इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कुछ प्रॉब्लम है, तभी तो यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, तभी तो एम साइज इसका कम है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एम साइज अगर ज्यादा रहता है तो प्रॉब्लम क्या रहती है, प्रॉब्लम यहाँ रहती है कि फंड मैनेजर को मैनेजमेंट करने में कभी कभार दिक्कत आ जाती है। जैसे एग्जांपल लीजिए निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, इसका अगर आप देखा जाए तो एम साइज 60,000 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच चुका है। तो देख पाए इतना ज्यादा एम साइज के कारण बीच बीच में उसका एसआईपी बंद कर देते, बीच बीच में उसका लमसम बंद कर देते हैं, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं मतलब आपको फेस करनी पड़ती है अगर ज्यादा एम साइज रहता है। लेकिन ना अगर फंड मैनेजर मैनेजमेंट कर लेते तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन अगर फंड मैनेजर मैनेजमेंट नहीं कर लेते तो थोड़ा बहुत ये इशू फेस करने को पड़ता है। लेकिन ना एम साइज अगर ज्यादा है तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन एम साइज अगर कम है ना, तो डेफिनेटली वहां पे एक मैटर ऑफ कंसर्न है, जो मैंने आपको बताया कि लोगों का वहां पे भरोसा नहीं है, वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए मैंने जो अपने क्राइटेरिया सेट करे, अगर आपका जो फंड है ना वो अगर मिनिमम मान लीजिए 5 साल से ज्यादा है, मतलब मान सकते हैं 5 साल नहीं 10 साल से ज्यादा है और 20 साल के बीच में, तब का जो अगर एम साइज 10,000 करोड़ रुपीस से लेकर 30,000 करोड़ रुपीस के बीच में उसे एक अच्छा खासा एम साइज माना जाता है। लेकिन इस फंड को अगर आप देखा जाए तो 5.4 इयर्स के हिसाब से, मतलब इस फंड को 5.4 इयर्स हो चुके हैं और इसका एम साइज देखा जाए 12,982 करोड़ है, मतलब देखा जाए 13,000 करोड़ रुपीस है, 12,982 करोड़ मतलब 13,000 करोड़ रुपीस। तो 13,000 करोड़ रुपीस मतलब थोड़ा सा एम साइज ज्यादा है इसका अगर स्पैन देखा जाए, मतलब 6 इयर्स 5.4 इयर्स के हिसाब से। लेकिन फिर भी अगर नीचे देखा जाए वो भी फंड मैनेजर में, तो यहाँ पे 4 फंड मैनेजर्स है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो 4 फंड मैनेजर्स, तो मैनेजमेंट में ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और ये अगर देखा जाए
आप ईयर के हिसाब से एम साइज इसमें अच्छा है, मतलब लोगों का ज्यादा भरोसा है, ज्यादा है तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जब आपका 60,000 70,000 करोड़ रुपीस तक का एम साइज है और वहाँ पे फंड मैनेजर सिर्फ एक या दो है, तो मैनेजमेंट में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो एम साइज के मामले में यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, कोई ज्यादा बुरा एम साइज नहीं है, बहुत ही अच्छा एम साइज है। अगर आप देखा जाए लोगों का ज्यादा यहाँ पे भरोसा बना हुआ है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो देखिए आप तो दिमाग लगा नहीं रहे, दिमाग लगाने वाले कौन है? आपके फंड मैनेजर। फंड मैनेजर आपका दिमाग लगा के आपका इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न दिलवाते हैं अच्छा खासा, तो एज ए मैनेजमेंट फीस उनको कुछ हिस्सा पेमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका अगर 1% से नीचे उसे अच्छा खासा मानाते हैं कि देखिए लॉन्ग रन में ना ये 1% भी लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाता है। मैं ये नहीं चाहता कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और रहते हैं, मतलब वहां पे कंसिस्टेंट रहते हैं और लॉन्ग टर्म में 20 साल के बाद आपको पता चला कि यार आप एज ए मैनेजमेंट फीस लाखों करोड़ रुपीस दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए एम साइज अगर 1% से नीचे उसे अच्छा खासा माना जाता है, लेकिन मैंने जो क्राइटेरिया सेट करके 0.7% से नीचे उसे अच्छा खासा माना जाता है। मतलब मैं सुपर पॉजिटिव फीडबैक देता हूं अगर 0.7% से नीचे हो, अगर 0.7 से लेकर 1% के बीच में उसे पॉजिटिव फीडबैक देता हूं और 1% से ऊपर हो तो मैं उसमें नेगेटिव फीडबैक देता हूं, क्योंकि एम साइज बहुत ज्यादा हो जाता है लॉन्ग रन में, अगर आपको लाखों करोड़ रुपीस एज ए मेंटेनेंस एज ए प्रॉफिट पे देना पड़ता है। तो यहाँ पे देखा जाए एक्सपेंस रेशियो 0.39% है, जो कि बहुत ही कम है, बहुत ही सुपर पॉजिटिव फीडबैक दूंगा मैं यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो के मामले में। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें, देखिए आपने एक साल से पहले अगर मान लीजिए आपने प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट मान लिया तो आपको 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। अगर एक साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो आपको 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। अगर मान लीजिए आपने एक साल से पहले एग्जिट मान ले तो आपको 1% तक एग्जिट लोड देना पड़ेगा। एक साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो एग्जिट लोड देने की कोई जरूरत नहीं। देखिए ये जो टैक्स इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई, अगर आप इंडियन इनकम टैक्स लैब में आते हैं तो तभी आप जाके उसको कंसिडर करिए, वरना आप इसको इग्नोर मार सकते हैं। लेकिन हाँ, एग्जिट लोड को इग्नोर नहीं मार सकते क्योंकि ये सबके लिए एप्लीकेबल है। अगर आपने पहले से एक साल पहले से एग्जिट मार दिया तो आपको एग्जिट लोड डेफिनेटली देना पड़ेगा। तो अब मिनिमम हर एक फंड चाहता है कि आप मिनिमम एक साल तो रहे ही रहे इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। अब यहाँ पे मार्केट कैपिटल की बात करें, जो कि मेन बात है, इससे आपको पता चले कि ऊपर वॉलिटिलिटी क्यों ज्यादा है। तो देखा जाए यहाँ पे मिड कैप में इनका एलोकेशन 9.44% है, स्मॉल कैप में देखा जाए तो 68.64% है और लार्ज कैप में देखा जाए तो 5.46% तक एलोकेशन है, अदर्स में देखा जाए तो 16.5% तक एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में अगर देखा जाए तो देखिए इन्होंने मिनिमम थ्रेशोल्ड को फॉलो किया है, जो कि स्मॉल कैप में सेबी ने गाइडलाइन दे रखा है। अगर स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है तो यहाँ पे डेफिनेटली 65% तक का मिनिमम एलोकेशन स्मॉल कैप कंपनीज में होना चाहिए। तो यहाँ पे मिनिमम एलोकेशन स्मॉल कैप कंपनी में 68.64%, मतलब करीब करीब वो थ्रेशोल्ड को फॉलो किया है। और यहाँ पे लार्ज कैप और मिड कैप और अदर्स, मतलब कैश और डेब्ट के फॉर्म में इन्होंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो रिस्क को थोड़ा बहुत मिनिमाइज करने की कोशिश किया गया, लेकिन यहाँ पे जो स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट है 68.64%, वो बहुत ज्यादा रिस्की स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तभी यहाँ पे वॉलिटिलिटी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिली है। तभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो बीटा है और स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत ज्यादा हैवी है। तो यहाँ मार्केट कैपिटल के मामले में मैं यहाँ पे बताऊं तो पॉजिटिव फीडबैक दूंगा इनके डाइवर्सिफिकेशन के मामले में, क्योंकि उन्होंने मिनिमम थ्रेशोल्ड को फॉलो किया जो कि 65% का होता है, जो कि आसपास ही है, और लार्ज कैप या फिर डेब्ट के फॉर्म में ज्यादा क्या पैसा मतलब इन्वेस्टमेंट हो रखा है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क कम करने की कोशिश की गई है, लेकिन जो स्मॉल कैप जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्की लिया गया है, मतलब जो पोर्टफोलियो में इन्होंने स्मॉल कैप जो कंपनी चूज कर रखी है वो थोड़ा बहुत ज्यादा रिस्की है, तब यहाँ पे आपको वॉलिटिलिटी बहुत ही हैवी देखने को मिला हुआ है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत हाई है। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए इन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज में 22.25% तक का एलोकेशन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 15.16% तक एलोकेशन है, हेल्थ केयर सेक्टर में 14.42% तक एलोकेशन है, कंज्यूमर साइक्लिकल में 13.97% तक एलोकेशन है, बेसिक मेटल्स में 11.45% तक एलोकेशन है, रियल एस्टेट में 9.98% तक एलोकेशन है, कंज्यूमर डिफेंसिव में 5.55% तक एलोकेशन है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 4.55% तक एलोकेशन है, यूटिलिटीज में 1.60% तक एलोकेशन है, कम्युनिकेशन सर्विसेज में 0.65% तक एलोकेशन है और एनर्जी सेक्टर में 0.42% तक एलोकेशन है। तो डाइवर्सिफिकेशन मामले में आप एक सुपर पॉजिटिव फीडबैक दो। देखिए ऊपर के जो 5-6 सेक्टर्स है ना, इन्होंने प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई करके आप देख पा रहे कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसके बाद आपका हेल्थ केयर है, उसके बाद आपका कंज्यूमर साइक्लिकल है, बेसिक मटेरियल्स है और रियल एस्टेट है। अगर ये 5-6 सेक्टर्स है जो अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको देती है, पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड भी अच्छा खासा रिटर्न देगा। लेकिन हाँ, डिपेंड करता है कि इन्होंने जो अपना पैसा लगा रखा है, मतलब जो स्मॉल कैप में लगा रखा है, वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही है या नहीं दे रही, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्की छोटी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है जिनके स्टॉक प्राइस बहुत ही कम होंगे, जो ज्यादातर भरोसा मतलब जो अभी तक खड़ी नहीं हो पाई है इतने अच्छे से, तो यहाँ पे इसलिए रिस्क बहुत ज्यादा बना रहता है। अब यहाँ फंड मैनेजर की बात करते हैं, यहाँ पे 4 फंड मैनेजर्स है। एक है मनीष गुनवानी, इनका एक्सपीरियंस है 2.43 इयर्स का।
सेकंड जो है इनका कीर्ति जैन, इनका एक्सपीरियंस है 2.08 ईयर्स का, और थर्ड में जो आपका रितिका बेहरा, इनका एक्सपीरियंस है 1.74 ईयर्स का, और जो फोर्थ में आपका गौरव सत्रा, इनका एक्सपीरियंस है 1.08 ईयर्स का। देखिए जाए एक्सपीरियंस के मामले में यहाँ पे मैं थोड़ा सा एवरेज सा फीडबैक दूंगा। एक अच्छा खासा फंड मैनेजर की जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, तो यहाँ पे एक एवरेज सा फीडबैक दूंगा, लेकिन इतना भी कम एक्सपीरियंस नहीं है अगर आप देखा जाए। देखिए यहाँ पे मनीष गुनवानी का एक्सपीरियंस 2.43 ईयर्स, मतलब आप 2.5 साल मान सकते हैं इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। तो आप इनके बारे में हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं, मतलब पास में इन्होंने कैसी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रखी है, कैसे इन्होंने पास में रिटर्न दिलवा रखे हैं, तो आप इसमें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उस मामले में यहाँ पे एक एवरेज सा फीडबैक दूंगा, लेकिन मैं इसका नेगेटिव फीडबैक इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 फंड मैनेजर है, तो फंड मैनेजमेंट में कोई ज्यादा दिक्कत फेस करने को आपको नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस के मामले में थोड़ा सा एवरेज है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, तो ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि इनके पास में कितना रिटर्न है, इनकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है, थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक एवरेज है। क्योंकि यहाँ पे जो एक फंड मैनेजर है और 2 फंड मैनेजर, कीर्ति जैन और जो मनीष गुनवानी, इनका एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में 2 साल से ज्यादा है, जो कि ठीक ठाक है, आप मान सकते हैं। रेटिंग की बात करें, इसको 4 आउट ऑफ 5 रेटिंग मिल रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक मैटर ऑफ कंसर्न ये है कि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा हैवी है, लेकिन रिटर्न तो बहुत ज्यादा दे रखा है, तो यहाँ पे एक रीजनेबल चीज है, मतलब रिस्क बहुत ज्यादा ले रखा है तो रिटर्न भी बहुत ज्यादा दे रखा है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं दे पा रहा हूँ, कोई पॉजिटिव फीडबैक भी नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा रिस्क कम हो जाता ना, मतलब एज कंपेयर टू इट्स कैटेगरी, तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं एक पॉजिटिव फीडबैक देता। तो यहाँ पे मैं एक एवरेज सा फीडबैक दूंगा, इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को मैं एक एवरेज सी रेटिंग दूंगा, कोई ना तो ज्यादा अच्छा ना तो बुरा। देखिए आप रिटर्न के को मत देखिए, रिटर्न को आप देख के अगर जज करेंगे ना, तो आप बिल्कुल भी, मैं बता रहा हूँ, एकदम राइट वे में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये एक एवरेज रिटर्न आप निकाल के दिया गया है। अब ये ना हो कि मतलब 4 साल में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, 5वें साल में आपको यहाँ पे -50% तक का रिटर्न दे दिया, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जब मार्केट गिरेगी ना, तो ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा नीचे गिरेगा। तो अगर कंक्लूजन में बात करें तो ये बहुत ज्यादा रिस्क लेके आपको रिटर्न बहुत ज्यादा दिलवा रहा है। तो अगर आप रिस्क पे भी रिस्क लेना चाहते हैं, मतलब अगर रिस्क तो है ही, आप रिस्क लेने के लिए तैयार है, लेकिन रिस्क के ऊपर रिस्क लेना चाहते हैं, तभी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड है। और अगर आपके पास टाइम फ्रेम मिनिमम 10 साल है, तभी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिए, और कंसिस्टेंटली एसआईपी करेंगे, तभी जाके आपको ऐसे म्यूचुअल फंड में एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। लेकिन ये ना हो कि आप, मैं कोई गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर 10 साल तक आप लगातार एक अच्छा खासा रिटर्न इसमें मिल रहा है, और 10th ईयर में आप सोचे कि 10th ईयर में पैसे निकालूंगा और वहां पे कुछ वॉर लाइक सिचुएशन आ गई, कोई ऐसा पैंडेमिक सिचुएशन आ गई, या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, और वहां पे आपका जो पोर्टफोलियो बहुत तेजी से गिरा, 40-50% नीचे गिर गया, तो फिर आप मेरे को वहां पे ब्लेम करेंगे, यार ये 10 साल तक मैं वेट किया और ये हो गया, वो हो गया। तो इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क डेफिनेटली रहता है। लेकिन अगर कोई ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं आई, कोई ऐसी बड़ी न्यूज नहीं है, तो डेफिनेटली आपको 10 साल बाद एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने के चांसेस है। लेकिन यहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर आपका बेकार का पैसा लगा रहे तो थोड़ा बहुत ठीक है, वरना अगर आपको इमरजेंसी कैश के टॉर्म में अगर इस पे लगा रहे तो एकदम गलती कर रहे हैं। तो ऐसे म्यूचुअल फंड से मैं तो बोलता हूं कि अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क टेकर है, तभी आप अपने पोर्टफोलियो में 10 से 15% ऐसे म्यूचुअल फंड को रख सकते हैं, वरना बिल्कुल भी मत रखिए, क्योंकि यहाँ इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में बहुत ज्यादा रिस्क है। तो ओवरऑल बताऊं तो अगर आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, यानी कि मैंने बोल दिया और आपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।